हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस और बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? तो दिसंबर 2026 के लिए टारगेट तो सभी लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। तो यूट्यूब पर हम लोग कुछ सेशंस ले रहे हैं, इसके साथ साथ ऑलरेडी जो है बीएसआई एकेडमी के द्वारा दिसंबर 2026 के लिए बैच ऑलरेडी यहां पर लॉन्च किया जा चुका है। बहुत सारे इनरोल्स हो चुके हैं, सीट्स यहां पर लिमिटेड है क्योंकि बीएसआई एकेडमी का हमेशा लक्ष्य है कि टारगेटेड तरीके से पढ़ाई करना। क्लियर? तो यहां पर ऑलरेडी जो भी स्टूडेंट्स जो 2026 दिसंबर के लिए, जो भी विद्यार्थी जिनको ऐसा लगता है कि यहां पर दिसंबर 2026 में जेआरएफ या फिर यूजीसी नेट हमें क्लियर करना ही है, तो आज भी आप लोगों के पास इनफ टाइम है। अगर आप लोग एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ चलोगे तो यहां पर दिसंबर 2026 में बहुत आसानी से लाइब्रेरी साइंस के अंदर आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। कई बार दोस्तों हम लोग ये सोचते हैं, मैं टीचर हूं इसलिए बस आपको नहीं बोल रहा, लेकिन ये सच्चाई है, ये हमेशा होती है। कई बार जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, उस शिक्षक का काम होता है कि आप लोगों के लिए जो कंटेंट है वो कंटेंट यहां पर रिफाइन करके डिलीवर करना। क्योंकि टीचर का सिर्फ एक ही काम है, जैसे आपके पेपर आ रहे हैं, वो पेपर देखेगा, वो एनालाइज करेगा और यहां पर क्या वो पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न के आधार पर वो आने वाले टाइम के लिए यहां पर अपना कंटेंट सेट करता है, आपके क्वेश्चन निकालता है, और यही एक टीचर का असली काम होता है। क्लियर? तो टीचर और आपको यहां पर इनरोल करने से सिर्फ एक फायदा होता है, वो फायदा यह है कि आप लोगों के लिए जो समय जो आप लोग कंटेंट निकालने में या कंटेंट सर्च करने में वेस्ट करते हो, वो समय आपका बच जाता है। और अगर जो आपका समय बचता है तो उस समय में आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। क्लियर है? तो ये मैंने आप लोगों को कोर्स के बारे में भी बता दिया। तो आज जो एक टर्म है, उस टर्म से अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शॉर्ट हम सबने सुना है, पेस्ट हमने सुना है, पर्ट और सीपीएम सर कुछ सुना सुना लगता है, लेकिन हम सुना है लेकिन समझते नहीं है आखिरकार ये है क्या। अब सबसे पहले तो दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट एनालिसिस। ये जो कंटेंट, ये जो आपको टेलीग्राम चैनल पे आप बीएसआई एकेडमी का यहां पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो शॉर्ट है क्या आखिरकार? तो शॉर्ट एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है जो इवैल्यूएट करता है कि आपका प्रोजेक्ट ओवरऑल, वो प्रोजेक्ट की हेल्थ हो गई, वो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी हो गई, यानी कि उस प्रोजेक्ट की ओवरऑल स्थिति क्या चल रही है। समझना कि स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंपनी हो गई, लाइब्रेरी, बिजनेस या कोई नया प्रोजेक्ट आप लोग शुरू करते हो, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो आप लोगों का यही होता है, क्या जो प्रोजेक्ट है वो सफल होगा? हमारी ताकत क्या है, हमारी कमियां क्या है, भविष्य में, फ्यूचर में हमें कौन कौन से अवसर उस चीज में मिल सकते हैं और कौन कौन से खतरे इस प्रोजेक्ट को प्रभावित कर सकते हैं। तो इन सभी के आंसर्स देने के लिए एक टेक्निक यहां पर 1960 में अल्बर्ट हम्फ्री के द्वारा बनाई गई थी, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट एनालिसिस। और क्वेश्चन पूछा गया है कि ये टेक्निक सबसे पहले किसने दी थी? तो ये 1960 में अल्बर्ट हम्फ्री नाम के एक वैज्ञानिक थे। अल्बर्ट हम्फ्री ने इस टेक्निक को सबसे पहले दिया था। तो शॉर्ट क्या है? शॉर्ट एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है जिसका उपयोग जो है किसी भी प्रोजेक्ट या ओवरऑल उस ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल पोजीशन क्या है, उसकी फीजिबिलिटी क्या है, उसका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। अब आखिरकार स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल का अर्थ क्या होता है? ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल आखिरकार है क्या? किस तरीके से ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल काम करता है? दोस्तों, प्लानिंग हम सब लोगों ने सुना है कि प्लानिंग का अर्थ है किसी भी कार्य को, प्लानिंग का अर्थ है किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले, किसी भी कार्य को स्टार्ट करने से पहले उसकी पूरी तैयारी करके रखना, उसे हम कहते हैं प्लानिंग। ठीक है? लेकिन केवल और केवल प्लानिंग करना पर्याप्त है? नहीं। आप लोग यहां पर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस दिसंबर 2026 के लिए बैठ रहे हो, आपने ये प्लानिंग कर ली कि आप इस मंथ में ये पढ़ोगे, इस मंथ में ये पढ़ोगे, क्या वो इनफ है? नहीं। आपके पास आखिरकार कौन कौन से रिसोर्सेज हैं वो भी तो जरूरी है। आपकी लिमिटेशंस क्या है? क्या बहुत सारे लोग जॉब के साथ पढ़ रहे होंगे, तो ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं कि बाहर का एनवायरनमेंट किस तरीके से चल रहा है,
अब जब पढ़ोगे तो उसमें भविष्य में कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, तो यह काम सारा का सारा सॉर्ट करता है। तो इसी वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सॉर्ट केवल और केवल एक प्रकार का एनालिसिस टूल है। ऑप्शन नंबर ए में लिख देंगे सॉर्ट केवल और केवल एनालिसिस टूल है। जी बिल्कुल नहीं। सॉर्ट जो है एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सॉर्ट जो है एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल कहा जाता है। और सॉर्ट की फुल फॉर्म क्या है? एस यानी कि स्ट्रेंथ, एस यानी कि स्ट्रेंथ, डब्ल्यू यानी कि वीकनेस, ओ यानी कि अपॉर्चुनिटीज, और टी यानी कि थ्रेट। टी यानी कि थ्रेट। अब इन चारों से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सॉर्ट को यहां पर दो भागों में यहां पर विभाजित किया जाता है। पहला यहां पर इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी उनके पास स्ट्रेंथ है और कौन कौन सी उनके पास यहां पर वीकनेस है। इस तरीके से इसका एनालाइज किया जाता है। दूसरा, यहां पर दो चीजें और दी जाती है, कौन कौन सी यहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है और कौन कौन से थ्रेट्स आपको यहां रहने वाले हैं। ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यूजीसी नेट में पूछा भी गया। अब स्ट्रेंथ का सामान्य अर्थ होता है ताकत, सबको पता है। तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स विद इन योर कंट्रोल सच एज अ हाईली स्किल्ड टीम, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी और अ स्ट्रॉन्ग बजट। कि आखिरकार जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ का अर्थ केवल ताकत नहीं है। स्ट्रेंथ का मतलब दोस्तों, उस स्ट्रेंथ में वो सारे इंटरनल फैक्टर्स आ जाते हैं। समझना, यहां पर स्ट्रेंथ के अंदर वो सारे इंटरनल फैक्टर्स आ जाते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर उस प्रोजेक्ट को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रदान करने का काम करते हैं। स्ट्रेंथ की यह विशेषता है ओवरऑल समझना, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कैसे बेहतर बनाने का काम करता है। ये स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंट विशेषता होती है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देना आपसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हाईली क्वालिफाइड लाइब्रेरियन बैठा है, मॉडर्न लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध है, उसका बजट पर्याप्त है, रेयर बुक्स का कलेक्शन है। तो ये सभी स्ट्रेंथ हो गई उसकी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में। क्लियर? अमेजोन सबने कुछ ना कुछ ऑर्डर करा है। ये पेन मैंने अभी ऑर्डर करा था, ये पेन और टैब। तो अमेजोन की स्ट्रेंथ क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है, सबको पता है, डिलीवरी फास्ट है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, कस्टमर सर्विस एक्सीलेंट है, रिटर्न का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा देते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ हो गई ना। तो स्ट्रेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, स्ट्रेंथ हमेशा इंटरनल होती है, और स्ट्रेंथ जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने का काम करती है। मुझे लगता है होपफुली समझ आ गया होगा। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, कुछ आपसे पेन की बोला तो मैंने पेन ही रुक गया, तो ये वीकनेस हो गई। अभी बात करते करते पेन रुक गया तो एकदम से अब समझ आया कि चलाते चलाते उसकी वीकनेस हो गई। तो मुझे क्वालिटी के बारे में पता चला। ऐसी लाइब्रेरी के अंदर हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो मैनेजमेंट जो आपकी यूनिट है उसका ये टॉपिक है। वीकनेस क्या है? अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के हो सकता है कि उसके पास स्टाफ कम हो, टेक्नोलॉजी पुरानी हो, एक स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास बजट ही नहीं, तो क्या होगा? जब इतनी सारी चीजें कुछ भी नहीं होंगी तो जो वो प्रोजेक्ट यहां पर चल रहा होगा वो प्रोजेक्ट डेफिनेटली अफेक्ट, प्रभावित हो रहा होगा। वीकनेस वे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को कम करने के लिए काफी होते हैं। मैं सारी की सारी चीजें आपको इसी तरीके से एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जाओगे तो आपको यहां पर ये थ्योरी रटाने से कोई मतलब नहीं है। वहां पर आपसे पूछे जाएंगे फैक्ट्स। क्लियर? अब लाइब्रेरी एग्जांपल में समझ ले, हम लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स हैं, हम लाइब्रेरी में चलते हैं, साथ में और ऑर्गेनाइजेशन के भी एग्जांपल देखेंगे। लाइब्रेरी एग्जांपल्स में कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स पुराने हो गए हैं। जो कंप्यूटर्स हैं
कंप्यूटर्स बहुत पुराने हो गए हैं, रेयर बुक ऑफ कलेक्शन है ही नहीं, बुक अपडेट ही नहीं हुई, 2016 का एडिशन पता है 2026 चल रही है। इंटरनेट अगर देखा तो इंटरनेट अरे बाप रे चलता ही नहीं है, बहुत स्लो है, शिकायत ही कर रहे हैं, स्टाफ की कमी है। और मेन चीज ऑटोमेशन तो आज तक हुआ नहीं है, कैटलॉगिंग सिस्टम आया ही नहीं है, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। जब आप लाइब्रेरियन बन जाओगे तो ये सारी चीजें देखोगे, तो ये यहां पर वीकनेस हो गई। अब स्ट्रेंथ और वीकनेस क्वेश्चन बनता है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बोथ आर द इंटरनल फैक्टर्स इन द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सिस्टम। क्लियर है? अब आते हैं यहां पर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज इज एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ सॉर्ट एनालिसिस। इट्स फेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स that could benefit the project like a new market opening up or a competitor going out of a business। यानी कि यदि गवर्नमेंट नई लाइब्रेरी स्कीम लेकर आ रही है, समझना कि यदि गवर्नमेंट नई लाइब्रेरी की स्कीम लेकर आती है तो लाइब्रेरी को आखिरकार क्या मिलेगा? फंडिंग मिलेगी। फंडिंग मिलने के साथ साथ नई फैसिलिटीज मिल सकती हैं, न्यू फैसिलिटीज मिल सकती हैं। क्लियर है? न्यू फैसिलिटीज के साथ साथ हो सकता है कुछ न्यू टेक्नोलॉजी भी इंपोज्ड हो जाए। तो ये सभी चीजें क्या है? ये अपॉर्चुनिटीज तो हैं। ये आप लोगों की सभी चीजें यहां पर अपॉर्चुनिटीज तो है। अपॉर्चुनिटी वे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो फ्यूचर में लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, जो फ्यूचर में लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। अपॉर्चुनिटी कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन यदि इस अपॉर्चुनिटी का आप समय पर लाभ उठा लें तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फायदा हो सकता है, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, सरकार जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी मिशन शुरू करती है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी मिशन शुरू करती है, तो अब आपकी लाइब्रेरी इससे जुड़ गई। सपोज करना अगर आपकी लाइब्रेरी इससे जुड़ गई तो ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, पास की एक बड़ी लाइब्रेरी बंद हो गई है, अब सभी स्टूडेंट्स आपके लाइब्रेरी में आएंगे तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट क्या है? थ्रेट एक्सटर्नल रिस्क दैट कुड हार्म द प्रोजेक्ट सच एज न्यू गवर्नमेंट। थ्रेट्स जो है वे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और थ्रेट्स कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं कहते। हो सकता है सरकार इन सभी चीजों पर नया टैक्स लगा दे, आपका यहां पर बुक्स पर जीएसटी बढ़ जाए, बुक्स महंगी हो जाए, थ्रेट है सारी की सारी। नई कंप्यूटर लाइब्रेरी खुल जाए, थ्रेट है। साइबर अटैक हो जाए आपके डिजिटल लाइब्रेरी, इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए, थ्रेट कई सारे होते हैं। तो ये भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? विच फैक्टर्स आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन द सॉर्ट एनालिसिस, ये पूछा गया है। तो सॉर्ट की समरी क्या है? सॉर्ट हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट स्थिति को समझने में सहायता करता है। यह बताता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, फ्यूचर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए उपलब्ध है, और कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित कर सकते हैं। इस आधार पर फ्यूचर की क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए कि दिसंबर 2026 यूजीसी नेट आप एक ही बार में यहां पर क्लियर कर सको। समझ आ गया होगा? इसके बाद भी समझ नहीं आया तो मैं क्या बोलूं? मुझे लगता है इसके बाद समझ आ ही गया होगा। अब सॉर्ट के बाद और आगे चलते हैं। सॉर्ट के बाद पेस्ट एनालिसिस। सॉर्ट एनालिसिस तो हमने देख ही लिया। सॉर्ट एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर को एनालाइज कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जब हमें यहां पर जितने भी आप लोगों के एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं उस एक्सटर्नल फैक्टर्स का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। और जब एक्सटर्नल फैक्टर्स का अध्ययन करना जरूरी होता है तो सॉर्ट के बाद पेस्ट बहुत जरूरी हो जाता है। और पेस्ट एक ऐसा स्ट्रेटेजिक टूल है, यही आपसे थ्योरी बन जाता है। पेस्ट एक ऐसा स्ट्रेटेजिक टूल है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रोजेक्ट को इफेक्ट करने वाले मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट
को प्रभावित करने वाले मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का विश्लेषण करता है। यहां दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सटर्नल और मैक्रो एनवायरनमेंट। समझना, पेस्ट फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन एक्सटर्नल मैक्रो फैक्टर्स दैट अ प्रोजेक्ट मैनेजर कैन नॉट कंट्रोल बट मस्ट प्रिपेयर फॉर इट। अब मैक्रो एनवायरनमेंट होता क्या है? एनवायरनमेंट दो प्रकार का होता है, एक तो माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट ये समझना, जैसे आपके पापा मम्मी दादा दादी सब पास है, नाना नानी ये भी पास है, बुआ फूफा के भी बच्चे दूर है। तो मैक्रो एनवायरनमेंट जो इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत पास है, कस्टमर्स सप्लायर्स एम्प्लॉयर्स कॉम्पिटिटर बहुत पास है। मैक्रो एनवायरनमेंट जो पूरे देश समाज और अर्थव्यवस्था सबसे रिलेटेड है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ चल रही होंगी, साथ साथ इन्फ्लेशन कुछ आ रहा होगा, टेक्नोलॉजी कुछ कह रही होगी, पॉपुलेशन अलग तरीके से बढ़ रही होगी, कहीं का कल्चरल कुछ है, कहीं की इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ है। तो इन सभी फैक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इतना इफेक्ट इन पर होता है कि इस सब सिचुएशन को अगर आप नहीं समझोगे तो आप अपनी स्ट्रेटजी पे काम ही नहीं कर पाओगे। एक स्टूडेंट एरिया में आपने एक 5 स्टार रेस्टोरेंट खोल दिया, क्या चल पाएगा? नहीं। एक बिजनेस इंडस्ट्री में जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े लोग आते हैं, वहां पर आपने यहां पर बढ़िया सा होटल खोला, चल पाएगा? तो बाहर की स्ट्रेटजी के अनुसार हमें यहां पर चीजें बदलनी करती हैं, और ये हमें हेल्प करता है पेस्ट एनालिसिस। अब पेस्ट का जो फुल फॉर्म है, पी से दोस्तों पॉलिटिकल, ई से दोस्तों यहां पर इकोनॉमिक, एस से दोस्तों यहां पर आ जाता है सोशल, और टी से आ जाता है दोस्तों यहां पर टेक्नोलॉजिकल। ये सारी चीजें यहां पर पेस्ट में देखने को मिल जाती है। पॉलिटिकल का अर्थ केवल राजनीति से मत समझना। पॉलिटिकल का अर्थ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज चल रही हैं, जो टैक्स लॉस चल रहे हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स चल रहे हैं, जो एजुकेशन पॉलिसी है, लाइब्रेरी की पॉलिसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इलेक्शन है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सभी पॉलिटिकल फैक्टर है। मान लीजिए गवर्नमेंट कह रही है कि अब सभी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में RFID सिस्टम अनिवार्य ही कर देना है, तो आपको करना पड़ेगा। तो आपको उस बेसिस पे लाइब्रेरी का अपना पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने स्वॉट एनालिसिस में डिस्कस करा कि दिस इज द एक्सटर्नल फैक्टर इन द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, दिस इज नॉट द इंटरनल कॉज। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप यहां पर आ जाओ, गवर्नमेंट बुक्स पर GST बढ़ा दे पॉलिटिकल फैक्टर्स के तहत, लाइब्रेरी का बजट बढ़ जाए, तो ये भी पॉलिटिकल फैक्टर है। इकोनॉमिक का संबंध हमेशा मनी और इकोनॉमी से होता है, समझना। जैसे इन्फ्लेशन कुछ हो जाए, आर्थिक पे आ जाए, इन्फ्लेशन कुछ हो जाए, इंटरेस्ट रेट GDP में कुछ चेंज आ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ कह रही है, करेंसी एक्सचेंज रेट कुछ कह रही है। तो दीज आर ऑल द इकोनॉमिक फैक्टर्स which are affecting the library information system is related to external factors under the macro environment, and it's all these things are assumed as assimilation in the macro analysis under the PEST combination. क्लियर? चलें एग्जाम्पल समझें। बुक्स की कीमत 700 से 1200 हो सकती है, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन कुछ भी हो सकता है, डॉलर महंगा हो गया, फॉरेन जनरल्स जितने भी खरीदते थे वो महंगा हो जाएगा, इकोनॉमिक फैक्टर। देश में रिसेशन आ गया, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज ने सारे बजट कम कर दिए, RFID सिस्टम लॉन्च करो, कैसे करोगे? सोशल फैक्टर्स होते हैं, डेमोग्राफिक ट्रेंड, यहां पर क्या चल रहा है, पॉपुलेशन क्या है, एजुकेशन लाइफस्टाइल वहां के लोगों की क्या है, रीडिंग हैबिट्स, आखिरकार कल्चरल रिलीजियन एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पहले लोग प्रिंटेड बुक्स पढ़ते हैं, अब आजकल मोबाइल आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, अब मोबाइल और ई बुक्स चल रहे हैं। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ाना बंद कर दिया, मेरे पास न्यूज़पेपर है। सोशल चेंज है, टेक्नोलॉजी आई, इनोवेशन हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ गई है। आज आप लोग सारे विद्यार्थी कहां बैठे हो, वहां बैठ के आप लोग अपनी स्टडी कर रहे हो। तो डिजिटल लाइब्रेरी की तो डिमांड बढ़ गई है, ये भी सोशल फैक्टर है। यंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइब्रेरीज की डिमांड बढ़ रही है, ये भी सोशल फैक्टर है। तो कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो, है ना, ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी के अनुसार उसको एडप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों ने एडप्ट नहीं करी तो आप लोग पीछे रह जाओगे। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को टेक्नोलॉजी के अनुसार बदलना पड़ता है। AI आ गया, ऑटोमेशन आ गया, RFID आ गया, बारकोड आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट चल रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है।
तो बहुत यहां पर वेरिएशंस हो रहे हैं, उस वेरिएशन के आधार पर हमें यहां पर ढालना जरूरी होता है। अब पहले लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स में इशू कराने जाता था मैनुअल होता था, फिर बारकोड आ गया, भाई बारकोड आ गया, बारकोड के बाद अब टेक्नोलॉजी देखी तो आरएफआईडी आ गया, अब तो एआई आ रही, तो स्मार्ट लाइब्रेरी आ गई, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज है। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडप्टेशन के आधार पर आप लोगों को यहां पर चीजें चेंज करनी पड़ेगी। तो सॉर्ट बहुत अच्छे से समझा कैसे काम कर रहा है, पेस्ट बहुत अच्छे से समझा कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट आगे यहां पर पल्ट, और पल्ट के तुरंत बाद हम चलेंगे सीपीएम पर। भाई पल्ट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या कंट्रोल करके रख सकती है? नहीं। आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल एक लिमिटेशन पर किया जाता है। लेकिन यदि पहले से एनालिसिस कर लिया, फ्यूचर प्रॉब्लम्स देख ली, अमेजॉन, गूगल, रिलायंस, अडानी की कंपनी, सारी कंपनी, यूनिवर्सिटीज पेस्ट एनालिसिस पर काम करती है। और आपको पता है पेस्ट का एक नया वर्जन आ गया, ठीक है, यहां पर इसका एक नया वर्जन आ गया पेस्ट का, पेस्टल। पेस्टल पेस्टल में दो चीजें और शामिल हो गई। पेस्टल में एल यानी कि लीगल, और यहां पर ई यानी कि इन्वायरमेंट, ये भी शामिल हो गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अब जितना अपडेट करोगे वो जरूरी है, ठीक है। तो पेस्टल तक मैंने आप लोगों को बता दिया। पल्ट समझ लेते हैं। मैंने लास्ट में एक टेबल बनवाई, टेबल में सॉल्व नहीं कराऊंगा, टेबल में इतने बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को यहीं पर समझ आ जाए। अब पल्ट क्या है? पल्ट एक प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है। जैसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे वो है पल्ट, और यूजीसी नेट में हर बार पूछा जाता है। कई प्रोजेक्ट्स दोस्तों ऐसे होते हैं जहां हमें पता ही नहीं है कि किसी एक्टिविटी को पूरा करने में कितना समय लगेगा। कोरोना की वैक्सीन आई, वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है, क्या पता था कब तक आ जाएगी? नहीं, टाइमलाइन 2 बार बढ़ी थी। स्पेस मिशन होते हैं, कई बार टल जाते हैं, यहां पर कंप्लीट नहीं हो पाते, लेकिन एक डेडलाइन बना के चलते हैं। कोई भी नया सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है, नहीं हमें यह नहीं पता होता कि हम इसी टाइमलाइन में कवर कर लेते हैं, बहुत सारे बग्स आते हैं। कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें लॉन्च करना है, नहीं पता होता। कोई भी न्यू ड्रग डेवलपमेंट आता है, यहां पर दवाइयों के बारे में हमें नहीं पता होता। तो जब हमें यह पता ही नहीं होता है, तो इन सभी प्रोजेक्ट्स में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। तो इन समस्या को सॉल्व करने के लिए यहां पर एक बढ़िया मॉडल अपनाया जिसे हम पल्ट कहते हैं। और पल्ट जो है एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, मतलब प्रोबेबिलिटी के आधार पर, संभावना के आधार पर उस समय का अनुमान लगा के भविष्य में आज ही चीजें करना। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं कि यार आज हमने यहाँ पर कोर्स में एनरोल कर लिया, तो सितंबर तक तो हम अपना पूरा कोर्स पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें रिकॉर्डेड और लाइव दोनों मिलेंगे। रिकॉर्डेड कोई बहुत पुराना नहीं है, प्रीवियस रिकॉर्डेड मिल जाएगा और लाइव मिल जाएगा। तो अनुमान लगाया, एक्टिविटी हो सकता है बहुत से विद्यार्थी ऐसे हो सितंबर से पहले ही पूरा कर लें, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने प्लानिंग बहुत करी, एग्जीक्यूशन लेवल पे तो 0 है, तो देरी भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी के आधार पर एक प्लानिंग की जाती है, लेकिन पल्ट का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यहां पर है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट यानी कि पल्ट जो है वो कॉस्ट की तुलना में टाइम पर अधिक ध्यान देता है, ठीक है, वो कॉस्ट की तुलना में टाइम पर अधिक ध्यान देता है। और यहां पर उसमें 3 टाइम एस्टिमेट्स दिए जाते हैं। पल्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हर एक्टिविटी के लिए 3 प्रकार का टाइम लिया जाता है। 3 टाइम एस्टिमेटिक्स यहां पर पल्ट में देते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा है, पूछा जा सकता है 3 टाइम एस्टिमेट्स यानी कि टू हैंडल अनसर्टेनिटी इट यूजेस 3 टाइम एस्टिमेट्स फॉर ईच एक्टिविटी। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मिनिमम टाइम इफ एवरीथिंग गोज परफेक्टली। यार सब कुछ परफेक्ट हुआ इस चीज को करने में, तो मिनिमम टाइम कितना लगे? एग्जाम्पल 5 डेज। ऑप्टिमिस्टिक टाइम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मोस्ट लाइकली टाइम, नॉर्मल सिचुएशन में कितना समय लगा? एग्जाम्पल 8 डेज। पेसिमिस्टिक टाइम आप लेके चलते हो, यार मेरे साथ अगर मुझे बुखार भी आ गया और कुछ प्रॉब्लम भी आ गई और मैंने सितंबर तक नहीं, अगर दिसंबर में मेरा पेपर है, 2 दिन में कहीं घूमने भी चला गया, मेरा आज एंजॉय करने का भी मन हो रहा है, जब अगर मैंने सब कुछ कर लिया, यदि सारी की सारी ये प्रॉब्लम आ जाए तो टाइम तो डिले होगा। तो मैक्सिमम टाइम इफ मेजर डिले, जिसे हम पेसिमिस्टिक टाइम कहते हैं, जिसे हिंदी में निराशावादी समय कहते हैं, हमने 14 डेज मान लिया।
अब हालांकि इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों को बाद में यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक होता है सबसे संभावित समय, द मोस्ट रियलिस्टिक ड्यूरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन, सामान्य परिस्थितियों में सबसे यथार्थवादी अवधि क्या है, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है। अब फॉर्मूला इसका डायरेक्टली पूछा जाता है, यहां पर पेड ग्रुप में तो ऑलरेडी मैंने यहां पर करा रखे हैं उसके फॉर्मूले और फॉर्मूले के क्वेश्चन भी करा रखे हैं। अब यहां पर कोई बात नहीं, यहां पर मैं आपको अभी नहीं बढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा लिए नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये पर्ट यूज कहां कहां हो रहा है, मोस्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जो पर्ट है आखिरकार वो पर्ट का यूज कहां कहां किया जा रहा है। यहां पर आई थिंक दिया नहीं है तो मैं आपको लिख के बता देता हूं। जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पर पर्ट का यूज किया जा रहा है, क्लियर है। जितने भी सपोज करना आप यहां पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में मिशंस देख रहे हो, जो इसरो में मिशंस चल रहे हैं वहां पर पर्ट का यूज किया जा रहा है। भाई डीआरडीओ कुछ प्रोजेक्ट्स यूज कर रहा है, आज दवाइयों की मेडिसिन में आप अपडेशन देख रहे हो तो ड्रग्स के डेवलपमेंट होते हैं, वहां पर इस टेक्निक का यूज किया जा रहा है। एआई लगातार यहां पर अपडेशन करता जा रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए आज के समय में, वहां पर आपको इनोवेशन देखने को मिल रहा है। तो ये सब यहां पर कैसे यूज किया जा रहा है, पर्ट के तहत, क्योंकि ये कोई भी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए एक फिक्स टाइम यहां पर निश्चित नहीं होता। तो हम कुछ आधार पर, कुछ पुरानी स्टडीज के आधार पर हम कुछ एक टाइम यहां पर कैलकुलेट करके चलते हैं। तो पर्ट जो है वो इसी टेक्निक को कैलकुलेट करने का सबसे बड़ा रोल है, जिसमें एक प्रोबेबिलिस्टिक टाइम या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के आधार पर इसका यूज किया जाता है। इसके तहत हम किसी भी इवेंट को ओरिएंटेड कर सकते हैं, हम इसी के अंडर में किसी का टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक चीज याद रखना जो मैंने आपको बताया कि इसमें हम 3 टाइम एस्टिमेट्स कर रहे हैं। व्हाट इज द 3 टाइम एस्टिमेट्स, मैंने आप लोगों को यहां पर ऑलरेडी बता दिया कि पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एंड द थर्ड वन इज मोस्ट लाइकली टाइम, क्लियर। नॉन रेपिटेटिव प्रोजेक्ट्स भी कुछ होते हैं, कुछ हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। तो पेस्ट के तहत, पर्ट के तहत हम उन सारी चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं। द लास्ट वन इज सीपीएम। व्हाट इज द सीपीएम, सीपीएम क्या है, पर्ट के बाद सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्रिटिकल पाथ मेथड। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग में सभी एक्टिविटीज पहले से तय है कि भैया फाउंडेशन यहां आएगा, उस फाउंडेशन के बाद उस बिल्डिंग पे कॉलम्स यहां आएंगे, कॉलम्स अगर आ गए तो वॉल्स यहां आएंगी, वॉल्स के बाद रूफ कहां आएंगे, पेंटिंग कैसे होगी, फिनिशिंग कहां होगी, सब कुछ तय है। ये लगभग पता है कि प्रत्येक जो कार्य है वो क्या क्या किस आधार पर करना है, कितने समय में लगना है। तो ऐसी स्थिति में पर्ट की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी स्थिति में आवश्यकता होती है सीपीएम, दिस इज द क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी कि एक ऐसा डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जो पहले से ही जिसमें तय है कि कौन सी चीज कहां पर करनी है, वो चेंज नहीं होनी, जिसमें गतिविधि यानी कि जिसमें एक्टिविटीज ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल पहले से ही है। एस्ट्रोलॉजी टर्म्स हम देखते हो, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी अपना ज्योतिष भविष्य का चार्ट दिखाई लिया होगा, अगर दिखाया तो वहां पर उन हाउसेस के आधार पर जो आपका एस्ट्रोलॉजर होता है वो प्रिडिक्शन देता है। अब वो हाउसेस में आपके प्लेनेटरी पोजीशन फिक्स होते हैं, तो वो एक आधार पर आपका प्रिडिक्टेबल एक्टिविटी है, ठीक है। किस आधार पर, एक नियत मॉडल पर, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल पर, क्लियर है। अब डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में टाइम नोन होता है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, इसलिए इसमें हमेशा एक ही टाइम लिया जाता है, ठीक है। अब दो चीजें यहां पर पर्ट और सीपीएम में आपको देखने को मिली होगी। पर्ट मैंने कहा था, पर्ट जो है वो केवल और केवल टाइम देख रहा है, लेकिन सीपीएम जो है वो यहां पर टाइम तो देख ही रहा है, ठीक है। टाइम तो सीपीएम यहां पर कैलकुलेट कर ही रहा है, लेकिन टाइम के साथ में सीपीएम कॉस्ट भी देख रहा है, दोनों पर ध्यान देता है। यानी कोई भी प्रोजेक्ट जल्दी भी पूरा हो और कम कॉस्ट में भी पूरा हो, सारी चीजें यहां पर देखी जाती है। तो इसे यहां पर इस प्रोजेक्ट को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ, इसे यहां पर टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ भी कहा जाता है, क्लियर है। अब क्रिटिकल पाथ प्रोजेक्ट जो है उसका सबसे मेन जो है फोकस क्या है, ये लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी, टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ मेथड। ये किसी पाथ की एक्टिविटी में डिले हुआ है तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, इसलिए इसे क्रिटिकल कहते हैं। हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन का मैंने अगर एग्जांपल दिया तो फाउंडेशन फिक्स था, वॉल्स फिक्स थी, रूफ फिक्स है, पेंटिंग फिक्स है, लेकिन फाउंडेशन सपोज करना 2 वीक लेट हो गया तो पूरे प्रोजेक्ट का लेट हो जाएगा।
तो वो फाउंडेशन ही क्रिटिकल पाथ का हिस्सा होता है। तो सीपीएम की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है क्रैशिंग। क्रैशिंग का अर्थ होता है एक्स्ट्रा रिसोर्स। जब आपको समझ आ गया कि यार ये प्रोजेक्ट तो लेट हो रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट को टाइम पर काम करना है, क्योंकि सीपीएम का मेन यहां पर टाइम और कॉस्ट दोनों देखा जाता है। तो जब यहां पर आपके सपोज करना उस बिल्डिंग के अंदर 10 वर्कर्स होंगे, तो प्रोजेक्ट को टाइम पर कवर करने के लिए आप अपने वर्कर्स की संख्या दुगनी 3 गुनी तक कर सकते हो। तो इसको हम कहते हैं यहां पर क्रैशिंग। तो अनलाइक PERT, सीपीएम अलाउज फॉर क्रैशिंग, एडिंग मोर रिसोर्सेज टू शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल टास्क। कि महत्वपूर्ण जो भी कार्य है उसकी अवधि को कम करने के लिए हमने उसमें कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जोड़ के जो ऑलरेडी टाइमलाइन था उस टाइमलाइन के थ्रू उसको कंप्लीट कर दिया। तो दिस इज द क्रैशिंग। किसके तहत की जाती है? तो सीपीएम के तहत कहा जाता है। क्लियर है? सीपीएम का यूज कहां कहां हो रहा है? कई सारी जगह यूज होता है, आपके लाइब्रेरीज के अंदर भी यूज होता है। क्लियर? अब ये मैंने आपको PERT और सीपीएम का यहां पर एक मॉडल टाइप एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसकी मॉडल टाइप फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीजें दे दी हैं ऑलरेडी। हमने ये सब कुछ कवर कर लिया है कि प्रोबेबिलिस्टिक PERT है, सीपीएम डिटरमिनिस्टिक है। ओरिएंटेशन में PERT के अंदर आपको इवेंट ओरिएंटेड चीजें देखने को मिलती हैं, सीपीएम में आपको एक्टिविटी ओरिएंटेड देखने को मिलती हैं। एस्टिमेट्स में भी हमने देख लिया कि 3 टाइम एस्टिमेट्स पर टास्क है, यहां पर 1 टाइम एस्टिमेट पर टास्क है। प्राइमरली गोल देख लिया कि PERT में सिर्फ टाइम, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सीपीएम में टाइम एंड कॉस्ट दोनों की जरूरत है। सूटेबिलिटी देखा तो नॉन रिपीटेटिव और न्यू प्रोजेक्ट, यहां पर रिपीटेटिव और प्रिडिक्टेबल प्रोजेक्ट्स पर यहां पर ध्यान दिया जाता है। तो ऑलरेडी हमने ये चीज यहां पर आपके लिए देख ली है। अब इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ले रखे हैं। ठीक है, 5 to 6 एमसीक्यू क्वेश्चन है और 5 to 6 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका ये जो बेसिक जो शॉर्ट पेस PERT सीपीएम है, आखिरकार एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके पीछे आपका वो बन जाएगा। तो शॉर्ट एनालिसिस में विच 2 फैक्टर्स आर इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हमने पढ़ा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो है वो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी पढ़े थे हमने कि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स माने जाते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। विच फैक्टर पेस्ट एनालिसिस कवर्स गवर्नमेंट लॉज एंड ट्रेड पॉलिसीज। यानी कि जो पेस्ट एनालिसिस है उसका कौन सा कारक है जो सरकारी कानूनों और व्यापारी नीतियों को कवर करने का काम करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? अभी हमने पढ़ा पॉलिटिकल रीजन है, क्योंकि पॉलिटिकल में हमने ये देखा कि गवर्नमेंट लॉज कैसे बनाता है, सरकार टैक्स कैसे तय कर रही है, ट्रेड पॉलिसी क्या रह रही है। तो ये सभी पॉलिटिकल फैक्टर्स है। पॉलिटिकल का अर्थ जो आप लोग समझ रहे हो केवल और केवल इलेक्शन से नहीं है। उस इलेक्शन के बाद जो मेन यहाँ पर गवर्नमेंट चलाने के लिए उसकी गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स लॉज क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज क्या चल रही है, एजुकेशन पॉलिसीज क्या चल रही है। वर्तमान में सभी लोग आप प्रोटेस्ट देख रहे होंगे। ठीक है, तो क्या क्या चल रहा है, वो पॉलिसी मेकिंग करने वाले कौन बैठे हैं, वो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो वहां का इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। तो पॉलिसीज मेकिंग बहुत बड़ा रोल यहां पर प्ले करता है। क्लियर है यहां पर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पेस्ट एनालिसिस इज प्राइमरली यूज्ड टू एनालाइज विच एनवायरनमेंट। के पेस्ट एनालिसिस का उपयोग मुख्य रूप से किस वातावरण के विश्लेषण के लिए किया जाता है। अभी देखा यूजीसी नेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट के लिए पेस्ट का यूज किया जाता है, ये इंटरनल नहीं होता। इसमें गवर्नमेंट, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल सब कुछ देखा जा रहा है। क्लियर है? चलो और आगे चलते हैं। चलें और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ कंपनी हैज आउटडेटेड मशीनरी इट इज कैटेगराइज्ड एज। यदि किसी कंपनी के पास पुरानी मशीनरी कोई है तो उसे यहां पर किस श्रेणी में रखा जाएगा? ये कंपनी की इंटरनल प्रॉब्लम है ना। अगर आप लोगों के पास पुरानी मशीनरी है तो ये कंपनी की इंटरनल प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टाफ स्किल्स अपडेशन ये आपके ऊपर है। तो दिस इज द वीकनेस। क्लियर? PERT इज नॉन एज विच टाइप ऑफ मॉडल। जो PERT है वो किस टाइप का मॉडल है? ठीक है, क्या वो डिटर्मिनिस्टिक है? अभी हमने पढ़ा डिटर्मिनिस्टिक तो सर सीपीएम होता है, आपने 10 बार बोला। PERT तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है कि वहां पर टाइम निश्चित नहीं हो रहा, लेकिन प्रोबेबिलिटी के आधार पर प्लानिंग पूरी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। हाउ मेनी टाइम एस्टिमेट्स आर यूज्ड इन PERT फॉर ईच एक्टिविटी। PERT में कितनी एक्टिविटी थी?
3 सिचुएशन हमने देखी थी, 3 टाइम एस्टिमेट था। क्लियर है? कितना एस्टिमेट था? 3 टाइम एस्टिमेट था। अब विच इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड टाइम इन पर्ट। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो यहां पर फॉर्मूला तो ऑप्शन नंबर बी है। इसके मैंने अभी क्वेश्चन नहीं दिए, क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पर इसके सॉल्व करा दूंगा, किसी भी एकाध सीरीज में लेके मैं इसके क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। क्लियर है? पर्ट इज मोस्टली यूज फॉर विच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। पर्ट किस टाइप के प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है? तो पर्ट हमेशा उन प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है रिसर्च में जिसमें कोई निश्चित नहीं होता, स्पेस मिशन, ड्रग डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। सीपीएम इज एन ओरिएंटेशन ऑफ विच टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीएम किस प्रकार का ओरिएंटेशन माना जाता है? जो सीपीएम है दोस्तों वो एक प्रकार का एक्टिविटी ओरिएंटेड है। ठीक है, सीपीएम जो है एक प्रकार का एक्टिविटी ओरिएंटेड माना जाता है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी। और आगे चलो, व्हाट इज द स्लैक और फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ पर किस गतिविधि को स्लैक या फ्लोट कहा जाता है? यूजीसी नेट का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझा देता हूं। सबसे पहले जो स्लैक है या फिर फ्लोट है, वो स्लैक और फ्लोट का अर्थ क्या होता है? यानी कि किसी एक्टिविटी को प्रोजेक्ट की कुल अवधि, कुल ड्यूरेशन के बदले बिना कितनी देर तक उसको डिले किया जा सकता है। ठीक है, कितनी देर तक उसको डिले किया जा सकता है, और उस टाइम पर क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि इनमें एक दिन की भी देरी होगी तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। इसलिए क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी के पास डिले की गुंजाइश ही नहीं होती, और यानी इस स्लैक या फ्लॉट को हम कहते हैं यहां पर जीरो। क्लियर है? तो यहां पर दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीटली जो शॉर्ट, पेस्ट, सर्ट और सीपीएम जो था, इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। इसके बाद डिटेल में तो मैंने आप लोगों को पेड में भी बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ा है, कैसे यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने आपके लिए ऑलरेडी बैचेस में कराया हुआ है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कुछ चीजें आपको यूट्यूब पर थोड़ी सी कम मिलती है, बैचेस में आपको ज्यादा मिलती है। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं वाइंड अप करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी 2026 दिसंबर के लिए बीएसआई एकेडमी से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो आज के हम इस लेक्चर को दोस्तों वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।